तो अब मजीद जान लेते हैं IAS इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 के बारे में, जो कि रेवेन्यू से रिलेटेड था। तो अभी तक की पिछली वीडियो में हमने देखा कि कंपनी अपने रेवेन्यू को किस तरह से मेजर करती है। उसके अलावा हमने ये देखा कि कंपनी कौन कौन सी डेफिनेशन IAS 18 में कवर कर लेती है। उसके अलावा हमने देखा कि IAS 18 के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, IAS 18 को क्यों बनाया गया है, और लास्टली फिर हमने यहाँ पर रेवेन्यू को नॉर्मली कंसीडर किया था कि नॉर्मल लैंग्वेज में रेवेन्यू क्या होता है। अब इस वीडियो में हम जानेंगे कि कंपनी किस तरह से अपने रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करती है, अगर सेल करे, उसके अलावा सर्विस रेंडर करे तो किस तरह से करती है, और तीसरी जो सिचुएशन आई थी इंटरेस्ट, रॉयल्टी और डिविडेंड अगर कंपनी एज अ रेवेन्यू रिसीव करे तो वो किस तरह से इसको कंसीडर करेगी IAS 18 के मुताबिक। तो ऑब्जेक्टिव, डेफिनेशंस और मेजरमेंट को हम देख चुके हैं। अब हम ये जान लेते हैं कि रेवेन्यू को किस तरह से रिकॉग्नाइज किया जाता है अगर कंपनी सेल ऑफ गुड करके रेवेन्यू अर्न करे तब। तो यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं जिनको IAS 18 के मुताबिक सेटिस्फाई करना जरूरी है ताकि कंपनी अपने रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर सके। रेवेन्यू रिकॉग्निशन से क्या मुराद है कि कंपनी अपने रेवेन्यू को फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट्स हैं उनमें रिकॉर्ड कर सके, जिनमें सबसे पहली कंडीशन आती है वो ये आती है कि जब भी कंपनी सेल ऑफ गुड्स करेगी तो कंपनी ने ये देखना है कि ओनरशिप गुड्स की क्या कंपनी ट्रांसफर कर चुकी है और अपने बायर को, और जो गुड्स से रिलेटेड रिस्क एंड रिवॉर्ड है वो भी कंपनी जब ट्रांसफर कर देगी गुड्स के साथ, गुड की ओनरशिप के साथ, तब कंपनी जो रेवेन्यू है उसको IAS 18 के मुताबिक रिकॉर्ड कर लेगी। तो सबसे पहली जो कंडीशन हो गई वो ये हो गई कि कंपनी ने ओनरशिप ऑफ गुड्स के साथ रिस्क और रिवॉर्ड भी बायर को ट्रांसफर करना है, और उसके बाद रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करना है अपनी स्टेटमेंट ऑफ जो उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनमें। सेकेंड जो कंडीशन आती है वो ये आती है कि जब कंपनी जो सेल कर रही है गुड्स को, वो गुड्स के ऊपर से अपना इफेक्टिव कंट्रोल लूज कर देगी, मतलब अब जो गुड्स हैं वो जब बायर के कंट्रोल में होंगी तब कंपनी अपने रेवेन्यू को IAS 18 के मुताबिक रिकॉर्ड कर सकती है। उसके अलावा जब अमाउंट ऑफ रेवेन्यू रिलायबली मेजर किया जा सकता होगा, मतलब जब कंपनी को हकीकतन ये पता चल जाएगा कि उसका रेवेन्यू कितना है, तब कंपनी IAS 18 के मुताबिक अपने रेवेन्यू को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिकॉग्नाइज कर सकती है। जैसे कि इस तरह होता है कि सम टाइम जब कंपनी सेल करती है तो उस सेल से कुछ सेल्स रिटर्न भी आती हैं। तो अब ये साल के आखिर में देखा जाता है कि कंपनी की सेल कितनी है और रिटर्न कितनी है। तो साल के आखिर में नॉर्मली कंपनी रिलायबली मेजर कर सकती है अपने रेवेन्यू को, तो तब कंपनी का क्या होगा कि वो अपने IAS 18 के मुताबिक रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर सकती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। उसके अलावा अगर कंपनी को जब भी पता चलता है कि उसकी रेवेन्यू की इतनी अमाउंट होगी, लेट सपोज 10,000 20,000 जितनी भी अमाउंट होगी, वो तब अपने रेवेन्यू को रिकॉर्ड करेगी। उसके अलावा IAS 18 ये कहता है कि कंपनी के जब इकोनॉमिक बेनिफिट कंपनी की एंटिटी की तरफ या कंपनी की तरफ आ जाएंगे तब कंपनी अपने रेवेन्यू को रिकॉर्ड करेगी। जैसे कि लेट सपोज जो रिसीवेबल था वो था ₹10,000, अभी ये रिसीव नहीं हुआ। अब जैसे ही ये 10,000 रुपीज रिसीव हो जाएगा तो इसका मतलब है कि कंपनी को इकोनॉमिक बेनिफिट कंपनी की तरफ आ रहा है, तब कंपनी इस रेवेन्यू को रिकॉर्ड कर देगी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। और इसी तरह IAS 18 के मुताबिक जो लास्ट स्टेटमेंट या जो लास्ट कंडीशन आती है जिसके थ्रू कंपनी अपने रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर सकती है
वो ये है कि कंपनी जब इस एबल हो जाती है कि वो अपनी कॉस्ट को देख सके कि जिस ट्रांजैक्शन के बदले कंपनी रेवेन्यू अर्न करने लगी है उसके ऊपर कितनी कॉस्ट इनकर हुई है या कितनी कॉस्ट उसके ऊपर अभी लगनी है। जब ये दो चीजें कंपनी को डन हो जाएं, उसके बाद कंपनी जो है वो अपने रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर सकती है, रिकॉर्ड कर सकती है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। तो यहाँ तक हमने वो कंडीशंस देख ली जिनको फॉलो करके कंपनी अपने रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर सकती है सेल ऑफ गुड करके। अब कुछ कंपनीज का बिजनेस होता है कि वो सर्विसेज रेंडर करती है और उसके बेसिस पर फिर रेवेन्यू को रिकॉर्ड करती है। अब यहाँ पर क्योंकि कोई गुड्स नहीं होती, इसलिए कंपनी कोई रिस्क और रिवॉर्ड जो है वो ट्रांसफर करने की पोजीशन में नहीं होती। तो यहाँ पर सर्विसेज के केस में रेवेन्यू की कंडीशंस चेंज होंगी बजाय इसके कि जो कि सेल ऑफ गुड्स में कंसीडर की गई हैं, क्योंकि यहाँ पर इफेक्टिव कंट्रोल की बात हुई है, ओनरशिप की बात हुई है, जबकि सर्विसेज में ये चीजें शामिल नहीं की जाती। तो सर्विसेज के केस में अमाउंट ऑफ रेवेन्यू जब रिलायबली मेजर्ड होगी तब कंपनी उस रेवेन्यू को अर्न करती है और तब ही उसको वो रिकॉग्नाइज कर सकती है। जिस तरह लेट सपोज कोई एक कंपनी है जो कि अपनी सर्विसेज दे रही है कंसल्टेंसी की। अब कंपनी ने जो एक सेशन कंसल्टेंसी की फी रखी हुई है, लेट सपोज वो 10,000 पर पर्सन रखी हुई है। अब यहाँ पे कंपनी जैसे ही बुक करेगी उसको तब ही रिकॉर्ड नहीं कर लेगी, बल्कि इस 10,000 में हो सकता है कोई नेगोशिएशन की जाए और ये 9,000 पर आ जाए। तो यहाँ पर कंपनी तब रिकॉर्ड करेगी रेवेन्यू जबकि वो रिलायबली कंपनी उसे मेजर कर सकती है। दूसरी बात, जब कंपनी के पास इकोनॉमिक बेनिफिट आना शुरू हो जाएंगे इस ट्रांजैक्शन या सर्विस प्रोवाइड करने की वजह से, तब कंपनी अपने रेवेन्यू को रिकॉर्ड करेगी IAS 18 के मुताबिक सर्विसेज रेंडर करने के केस में। इसी तरह से क्या होगा कि एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड कंपनी ये देखेगी कि क्या वो रिलायबली मेजर कर सकती है अपने रेवेन्यू को सर्विसेज से रिलेटेड या फिर रिकॉर्ड नहीं कर सकती। तो उसके मुताबिक फिर कंपनी उसको मेजर करेगी और उसको अपने पास रिकॉर्ड करेगी। और यहाँ पर ये वाली जो सिचुएशन है ये उन सर्विसेज के लिए है जिन्होंने अभी कंप्लीट होना है। तो एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड ये देखेंगे कि कितनी जो सर्विस है वो प्रोवाइड कर दी गई है, उसकी कंप्लीशन स्टेज क्या है, और उसके बेसिस पर फिर रेवेन्यू को रिकॉर्ड किया जाएगा, मेजर किया जाएगा। इसी तरह से IAS 18 के मुताबिक ये कहा जाता है कि जब कंपनी इस सिचुएशन में होती है कि जो उसने कॉस्ट इनकर की है वो, या फिर जो उसे अभी कॉस्ट रिक्वायर है कि उसने अपनी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, सर्विस प्रोवाइड की जो कंप्लीशन है उसके लिए इतनी कॉस्ट लगानी है, तब कंपनी अपने ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जो रेवेन्यू है उसे रिकॉर्ड कर सकेगी। ये सिचुएशन और ये कंडीशन भी एज इट इज वही है जो कि हमने सेल ऑफ गुड की जो रेवेन्यू रिकॉग्निशन है उसमें पढ़ी थी, कि जब कॉस्ट का अंदाजा हो जाए तब भी कंपनी अपने रेवेन्यू को रिकॉर्ड कर सकती है। अब जो लास्ट सिचुएशन आती है रेंडरिंग ऑफ सर्विस में, उसमें यह है कि IAS 18 के मुताबिक अगर कंपनी अपने ट्रांजैक्शन से रिलेटेड आउटकम को एस्टिमेट ना कर सके रिलायबली, पहले तक तो हमने ये पढ़ा था कि कंपनी उसे एस्टिमेट कर सकती है। अब अगर कंपनी उसे ना एस्टिमेट कर सके तब कंपनी किस तरह से IAS 18 के मुताबिक अपने रेवेन्यू को रिकॉर्ड करेगी? उसके लिए कंपनी अपने रेवेन्यू को तब रिकॉग्नाइज करेगी, उस हद तक रिकॉग्नाइज करेगी जब जितनी हद तक कंपनी अपने एक्सपेंसेस को रिकवर कर सकती है उस हद तक। मतलब कंपनी को पता चल गया है, लेट सपोज कि कंपनी की कॉस्ट 7,000 रुपीज की लग चुकी है, तो कंपनी अब इस 7,000 को ही एज अ रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेगी, क्योंकि कंपनी को अभी ये नहीं पता कि उसकी ट्रांजैक्शन से आने वाला आउटकम कितना है। तो तब कंपनी सिर्फ उतना ही रिकॉर्ड करेगी जितना उसने एक्सपेंस रिकॉग्नाइज किया हुआ है, उसको रिकवर करने के लिए कंपनी रेवेन्यू जो है वो रिकॉर्ड कर लेगी। तो अब हमारे पास जो हमारे पास कंडीशन बच गई है IAS 18 की, वो ये है कि कंपनी जब
इंटरेस्ट, रॉयल्टी या डिविडेंड अर्न कर रही है, तब कंपनी अपने रेवेन्यू को किस तरह से रिकॉग्नाइज करेगी। उसके लिए भी अब कुछ डिफरेंट कंडीशंस हैं। सबसे पहले इंटरेस्ट की कंडीशन पढ़ लेते हैं। इंटरेस्ट को कंपनी किस तरह से रिकॉग्नाइज करेगी, क्योंकि हमने बात की थी कि इंटरेस्ट को एक स्पेसिफिक रेट की बेसिस पर कंपनी रिकॉग्नाइज करती है एज अ रेवेन्यू। तो उसके लिए कंपनी IAS 39 पे जाएगी और IAS 39 के स्पेसिफाइड कंडीशंस के मुताबिक इंटरेस्ट को एज अ रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेगी अपनी बुक्स में। इसी तरह से दूसरी चीज आती है रॉयल्टीज। रॉयल्टीज को कंपनी कब रिकॉग्नाइज करती है? एक्रूअल बेसिस पर रॉयल्टीज को कंपनी रिकॉग्नाइज करती है रेलिवेंट एग्रीमेंट की बेसिस पर। जिसमें लेट्स सपोज कंपनी ने अपना एक फॉर्मूला दे दिया था दूसरी कंपनी को कि आप ये फॉर्मूला यूज कर लें, और उसके बदले में कंपनी ने लीगल पेमेंट करनी थी जिस कंपनी ने अपना एसेट दिया था, अपना फॉर्मूला दिया था उसको। अब लेट्स सपोज के एग्रीमेंट में ये लिखा गया है कि हर साल कंपनी जो है वो 1 मिलियन रुपीस की रॉयल्टी पे करेगी दूसरी कंपनी को जिसने अपना एसेट दिया है। तो अब 1 मिलियन जो कंपनी रिसीव करेगी उसको वो एक्रूअल बेसिस पर, मतलब ईयर स्टार्ट में ही वो उसको रिकॉग्नाइज कर लेगी, क्योंकि रेलिवेंट एग्रीमेंट के मुताबिक कंपनी ने इतने ही पैसे रिसीव करने हैं। अगर उसमें कोई चेंज होगा तो उसको ईयर एंड पर चेक कर लिया जाएगा और उसके मुताबिक सेटलमेंट की जाएगी। तो अब जो लास्ट पॉइंट बच गया है वो बच गया है डिविडेंड। IAS 18 के मुताबिक कंपनी अपने डिविडेंड को तब रिकॉग्नाइज करेगी जब कंपनी जो शेयर होल्डर्स हैं उनको ये राइट दे देगी कि वो अपनी रिसीव कर सकते हैं अब पेमेंट। तो मतलब जब शेयर होल्डर्स का राइट टू रिसीव पेमेंट एस्टैब्लिश हो जाएगा तब कंपनी डिविडेंड को एज अ रेवेन्यू रिकॉर्ड कर सकती है। जैसे कि लेट सपोज कंपनी ने 100 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की हुई है किसी और कंपनी में। लेट सपोज ABC कंपनी ने 100 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की हुई है XYZ कंपनी में। अब XYZ कंपनी ने अपना डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया है कि कंपनी जो है वो प्रॉफिट का 50% डिविडेंड पे करेगी। तो 50% के मुताबिक जितना शेयर बनता होगा ABC का वो उसको एज अ रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेगी। तो मतलब जब डिविडेंड डिक्लेयर होगा, राइट मिलेगा शेयर होल्डर को, उस टाइम जो शेयर होल्डर है वो डिविडेंड को एज अ रेवेन्यू IAS 18 के मुताबिक रिकॉर्ड कर सकता है। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने जाना कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से सेल ऑफ गुड करके, रेंडर ऑफ सर्विसेज करके या रॉयल्टी और डिविडेंड की सूरत में अपने रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर सकती है और कब रिकॉग्नाइज कर सकती है।